Assalamu alaikum. Dear students, I am Hafiz Saad, your teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss Pakistan movement 1905 to 1928. क्लास 9th में सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट दो टॉपिक्स जो हैं बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद खान हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए। अब उसके बाद आगे छोटे छोटे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो 1905 से 1928 तक के पीरियड को कवर करते हैं। वो आज का हमारा टॉपिक है और उसी को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। द फर्स्ट वन इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, तकसीम बंगाल 1905। सबसे पहले आप ये डेट हाईलाइट कर लीजिए, ये एज एमसीक्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन इन 1905। नाउ व्हाई partition of Bengal was done? Because Bengal was the largest province of the subcontinent area wise as well as population wise. नहीं, रकबे और आबादी दोनों तरह से बंगाल सबसे बड़ा सूबा था। and in those times with those means of communication जो कि बहुत कम थे, बहुत slow means of communication थे, उनको कंसिडर करते हुए on that time the viceroy Lord Curzon suggested that this province should be partitioned into two. अब यहां से ये जो वाइसराय का नेम है ये भी एज एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। Who was the viceroy of subcontinent in 1905? So upon the suggestions of viceroy, the Britain Parliament approved that Bengal should be partitioned into two provinces, East Bengal and West Bengal. In the East Bengal, there was Muslims majority and in West Bengal, Hindus were in majority. जब बंगाल इकट्ठा था, एक ही सूबा था, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो तकसीम के नतीजे में जो नया सूबा मशरकी बंगाल का बना उसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। अब जब ये पार्टीशन हो गई तो इसके असरात या इसके इंपैक्ट्स ऑन दैट टाइम क्या थे? मुस्लिम्स वर वेरी हैप्पी क्योंकि मुसलमानों की सूबा मशरकी बंगाल में अक्सरियत थी, उनको उसके समरात और उसके फवायद मिलना शुरू हो गए। ऑन दी अदर हैंड हिंदूज वर अनहैप्पी, हिंदू इस तकसीम से बहुत ज्यादा नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? बिकॉज देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोनोपोली लॉस्ट, क्योंकि पूरे बंगाल की जो मईशत और सियासत के ऊपर हिंदुओं का कब्जा था, उनकी जो अजारादारी थी वो खत्म हो गई थी और मुसलमानों को मशरकी बंगाल में अक्सरियत मिल गई थी। अब उसके रिएक्शन में हिंदूज स्टार्टेड एन एजुटेशनल मूवमेंट, दे स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन, हुकूमत के साथ अदम ताउन की तहरीक उन्होंने शुरू कर दी। बायकॉट ऑफ ब्रिटेन गुड्स, बरतानवी अशिया का बायकॉट किया, टैक्सों की अदायगी से इनकार कर दिया। दे स्टॉप्ड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फाइनली वायलेंस स्टार्टेड, तशद्दुद शुरू हो गया, मार कुटाई, जलाओ गिराओ और ये इस तरह की चीजें ऑन दैट टाइम स्टार्ट हुई। तो एक लंबा अरसा ये मूवमेंट चली एंड फाइनली द एन्यूलमेंट अनाउंस्ड। ब्रिटेन गवर्नमेंट हिंदुओं के दबाव को बर्दाश्त न कर सकी और 1911 में तकसीम बंगाल की मनसूखी का ऐलान कर दिया गया। अब यहां से एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिंदूज अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल? इसको एज शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में ये जो एन्यूलमेंट ऑफ बंगाल की डेट है, व्हेन वाज बंगाल प्रोविंस एन्यूल्ड? तकसीम बंगाल की मनसूखी कब हुई? इसको एज एमसीक्यू मार्क कर लीजिए। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं। इसके बाद फिर आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है शिमला डेपुटेशन, शिमला वफद 1906। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई और उसके अगेंस्ट हिंदुओं ने एक बड़ा सीवियर रिएक्शन शो किया, तो उस रिएक्शन को देखते हुए मुस्लिम्स डिसाइडेड टू टेक एन अदर पाथवे, एक नया रास्ता मुसलमानों ने चुना
और उसके अकॉर्डिंग ऑन 1 अक्टूबर 1906 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक वफद सर आगा खान की क़यादत में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ये तीनों पॉइंट्स एमसीक्यू हैं। शिमला डेपुटेशन कब वायसराय से मिला, who was heading the Simla deputation and who was the Viceroy of subcontinent in 1906. So this deputation under the headship of or under the leadership of famous Muslim leader of subcontinent Sir Aga Khan met to the Viceroy at Simla and they demanded separate electorates. मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। अब जुदागाना इंतखाबात क्या है? माइनॉरिटीज के लिए इलेक्शन में अगर सीट्स रिजर्व कर दी जाएं कि ये सीट्स सिर्फ माइनॉरिटीज की हैं, सिर्फ माइनॉरिटीज के लोग इसमें वोट करेंगे, सिर्फ माइनॉरिटीज के कैंडिडेट्स होंगे, मेजॉरिटी का इन सीट्स के साथ कोई लिंक नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। अब मुस्लिम्स ने अपने लिए जुदागाना इंतखाब या सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड वहां पर प्रेजेंट की एंड they got positive response from the viceroy. वायसराय ने उसके ऊपर मुस्बत जवाब दिया और वायसराय के जेस्चर्स से, उसके रिस्पॉन्स से मुस्लिम्स ने ये अंदाजा लगाया कि ये नामुमकिन चीज नहीं है। वायसराय एंड द ब्रिटेन गवर्नमेंट कैन बी कन्विंस्ड ऑन दिस एंड इफ दे आर कन्विंस्ड एंड सेपरेट इलेक्टोरेट इज अप्रूव्ड देन वी शुड हैव अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर हमें एक सियासी जमात की जरूरत होगी और उसमें जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे के मंजूरी से पहले पहले हमें ये सियासी जमात बना लेनी चाहिए। और उसके फौरन बाद फिर मुस्लिम्स ने अपने लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का रोड मैप बनाना स्टार्ट कर दिया। शिमला डेपुटेशन या शिमला वफद एज अ होल, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट पूछा जा सकता है। राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट शिमला डेपुटेशन। अब वहां से वापसी पर, शिमला से वापस आने के बाद मुस्लिम्स ने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए थिंकिंग, सोच विचार शुरू की एंड फाइनली द मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। On 30th of December 1906, Muslim League was established at Dhaka at the residence of Nawab Salimullah Khan. ढाका के अंदर 1906 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एनुअल सेशन चल रहा था, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट के अंडर एक इदारा बनाया गया था। उस कॉन्फ्रेंस के एंड पर नवाब सलीमुल्लाह खान, जो कि बंगाल के मुस्लिम्स के एक फेमस लीडर थे, ही प्रपोज्ड कि एक अलग से सेशन किया जाए जिसमें मुसलमानों की एक सियासी जमात बनाने पर गौर फिक्र किया जाए। तो वहीं पर वो सेशन हुआ एंड ऑन 30th of December मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड एट ढाका। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, व्हेन वाज मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड एंड वेयर वाज मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड, ये दोनों एज एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इनको आप मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वन है फैक्टर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई थी, क्या चीजें थी, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से मुस्लिम्स ने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो आप लोगों की बुक्स के अंदर जो मेन इसके फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं, दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिएक्शन ऑफ हिंदूज। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर कि हिंदूज ने उसके ऊपर बड़ा सवियर रिएक्शन शो किया था और मुस्लिम्स को ये बड़ा क्लियर मैसेज मिल गया था कि हिंदू किसी भी तरह से मुसलमानों के फायदे में की जाने वाली किसी भी कोशिश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों का रवैया, जो मुसलमानों के साथ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कॉन्टिन्यूसली ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक एटीट्यूड अडॉप्ट किया हुआ था, दे वर टारगेटिंग देम। एंड सेंस ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के अंदर जो एहसास महरूमी पाया जाता था कि हमें बैकफुट पर रखा जा रहा है, हमें पॉलिटिकल डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, हमारे राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है। एंड फाइनली मुसलमानों को सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जाना, इग्नोरिंग द मुस्लिम्स पॉलिटिकली। These were the four major factors which played an important role in the formation of Muslim League.
तो ये जो फैक्टर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हैं, इनको एज शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, कि मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई थी, क्या टारगेट अचीव करना था। फैक्टर्स हैं कि रीजंस क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स। So there were three basic objectives of establishment of Muslim League: to develop the feelings and emotions of loyalty in Muslims towards the Britain government and remove all kinds of misunderstandings. मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के बारे में वफादारी के जज्बात पैदा करना और तमाम शुकूक शुबहात को खत्म करना। यानी गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मुस्लिम्स के दिलों में जो नफरत है, हुकूमत के खिलाफ जो बगावत के जज्बात हैं मुख्तलिफ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, सबसे पहले उस चीज को खत्म करना और ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ लॉयल्टी प्रोड्यूस करना। दिस वाज द फर्स्ट एंड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। सेकंड वन वाज टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड कन्वे देयर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट। मुसलमानों के सियासी हुकूक की हिफाजत करना और उनके मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाना। गवर्नमेंट को भी इस बात के ऊपर कन्विंस करना कि मुस्लिम्स उनके अगेंस्ट नहीं हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और मुस्लिम्स की डिमांड्स गवर्नमेंट तक फॉरवर्ड करना। एंड थर्ड वन वाज टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल द नेशंस ऑफ सबकॉन्टिनेंट विदाउट हार्मिंग द अबव मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स। पहले दोनों मकासद को नुकसान पहुंचाए बगैर, नजरअंदाज किए बगैर बर्रे सगीर की तमाम कौमों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाना। ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे मुस्लिम लीग के। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के पेपर्स में। नेक्स्ट इसके बाद है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मार्ले इस्लाहात 1909 डेट इंपॉर्टेंट है, एज एमसीक्यू मार्क कर लीजिएगा। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड और इंप्लीमेंटेड इन 1909। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द रिएक्शन ऑफ हिंदूज क्रिएटेड पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द सबकॉन्टिनेंट। यहां पर सियासी बेचैनी पैदा हुई जिसमें दिन ब दिन मजीद इजाफा होता चला जा रहा था। देयर वॉज हेटर्ड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इन कंडीशंस को कि दो बड़ी कौमें, दो बड़े ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके हैं, एंड डे बाय डे दैट डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। ऑन दैट टाइम वायसराय लॉर्ड मिंटो और इंडियन मिनिस्टर मिस्टर मॉर्ले, इन दोनों ने मिलकर कुछ रिफॉर्म्स बनाई जो इनके ख्याल में सब कॉन्टिनेंट के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट को खत्म करने के लिए यूजफुल हो सकती थी। तो इन दोनों के नाम से वायसराय लॉर्ड मिंटो और जो इंडियन मिनिस्टर था वजीर बराए उमूर हिंद मिस्टर मॉर्ले, उन दोनों के नाम से, चूंकि दोनों ने मिलकर बनाई थी, इनको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहा जाता। Those reforms were approved by the British Parliament under the name of Indian Councils Act 1909. बरतानवी पार्लियामेंट ने ये इस्लाहात मंजूर कर ली थी और उनका नाम इंडियन काउंसिल्स एक्ट रखा गया। तो इनको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है और इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी एज एमसीक्यू हाईलाइट कर लीजिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ Indian Councils Act? Yeah, what is the other name of Minto Morley reforms? Under these reforms, the central and provincial legislative councils were expanded and the number of Indian members were increased. जो सूबाई और मरकजी कानून साज काउंसिलें थी उनमें तोसी की गई, उनके नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज किया गया और उसके अंदर हिंदुस्तानी अरकान में बर्रे-सगीर के अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। यहां के लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा दी गई। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंप्लीमेंटेड, जुदागाना इंतखाबात का निफाज हुआ। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सिमला डेपुटेशन के अंदर मुस्लिम्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड किए थे। ये 1909 की
इंडियन काउंसिल्स एक्ट में या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में ये इंप्लीमेंट हुए और मुस्लिम्स की डिमांड फुलफिल हो गई। तो यहां तक ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कंप्लीट हुई। अब ये अगर एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें भी आप ये मेन 3-4 पॉइंट्स जो हैं मिंटो और मॉर्ले ने मिलकर ये रिफॉर्म्स बनाई इंडियन काउंसिल्स एक्ट के नाम से, और उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्सपैंड की गई एंड सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंप्लीमेंटेड। नेक्स्ट इज लखनऊ पैक्ट 1916। As we have discussed in the last topic of chapter number 1, आई थिंक कि आप अगर वीडियो को पॉज करके चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर को एक दफा गो थ्रू कर लें तो ये पॉइंट आपको बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगा। कायदे-आज़म वाज इन द फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। स्टार्ट के अपने पॉलिटिकल करियर में आप ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहें, और उसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स भी की उन्होंने। ड्यू टू हिज एफर्ट्स, इन दिसंबर 1916 अ जॉइंट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस held at लखनऊ। लखनऊ में दिसंबर 1916 के अंदर दोनों पार्टियों का एक मुश्तरका इजलास हुआ। In that session, an agreement was signed. In that agreement, Congress accepted Muslims as a separate nation as well as separate electorate. कांग्रेस ने मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम कर लिया और मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये इनको मिलना चाहिए। दिस एग्रीमेंट वाज नोन एज लखनऊ पैक्ट, एंड ड्यू टू दिस लखनऊ पैक्ट, कायदे-आज़म वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कायदे-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर का खिताब दिया गया था, जो कांग्रेस की एक लीडर थी मिसेस सरोजनी नायडू, उन्होंने ये टाइटल कायदे-आज़म को दिया था। ये लखनऊ पैक्ट की डेट एज एमसीक्यू भी पूछी जा सकती है, और ओवरऑल लखनऊ पैक्ट एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई थी and ended towards the end of 1918. In that war, Turkey sided with Germany. तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन during the war, Germany and her allies were defeated. And after the war, Turkey was deprived of Saudi Arabia, Syria, Iraq, Palestine and Jordan. उस जमाने में ये सारे जो अरब कंट्रीज हैं, अरब रीजन, ये सारे का सारा तुर्की का पार्ट होता था। जंग के बाद जब तुर्की और जर्मनी और उनके जो अलाइज थे वो जंग हार गए, तो बरतानिया ने, जो कि दूसरे ग्रुप में था, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, इन्होंने तुर्की से ये इलाके छीन लिए। तो ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि विच एरियाज वर टेकन फ्रॉम टर्की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको एज शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। इसी दौरान में यहां सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम्स के माइंड्स में एक ये थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो गई थी दैट मे बी ब्रिटेन और उसके अलाइज जो हैं वो टर्की को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से यहां पर ये एक मूवमेंट 1919 में स्टार्ट की गई थी, जिसको खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। ये एज एमसीक्यू पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1919. There were 3 major objectives of that movement. First one, that खिलाफत should remain intact. कि खिलाफत का इदारा कायम रखा जाए, उसको खत्म ना किया जाए। The holy places of Muslims should remain in the protection of Turks. मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें, जिसमें बैतुल्लाह है, रोज़ा रसूल है, ये और इसके अलावा बाकी एरियाज भी थे। तो ये पॉइंट था कि नॉन मुस्लिम फोर्सेस यहां पर एंटर ना हो, एंड द बाउंड्रीज ऑफ टर्की शुड नॉट बी चेंज्ड। तुर्की की जोग्राफियाई हुदूद में कोई तब्दीली ना की जाए। ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। ये आपसे एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? इसको मार्क कर लीजिएगा।
अब हमने ये पहले डिस्कस कर लिया कि ये डिफरेंट एरियाज जो थे ये तुर्की से ले लिए गए थे और ये न्यू कंट्रीज जो हैं ये बन गए। तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये फुलफिल नहीं हो सका। हॉली प्लेसेस अगरचे तुर्कों के पास नहीं रही लेकिन रही मुस्लिम्स के कंट्रोल में, नॉन मुस्लिम फोर्सेस ने वहां पर एंटर नहीं किया। सो दिस पॉइंट वाज पार्शली अचीव्ड एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ खिलाफत वाज एबॉलिश्ड बाय टर्क्स। खिलाफत के इदारे को खुद तुर्कों ने खत्म कर दिया। सो हम ये कह सकते हैं कि ये भी पार्शली अचीव हो गया था। जो ब्रिटेन फोर्सेस या अलाइज थे उनके, उन्होंने खिलाफत को डिसमिस नहीं किया। इसके बाद आगे नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तहरीके अदम ताउन 1920। व्हेन खिलाफत मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, गांधी स्टार्टेड दिस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन एंड पीछे जो हमने लखनऊ पैक्ट पढ़ा, चूंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक एग्रीमेंट हो चुका था, तो गांधी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द सेशंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड इन द मीन टाइम ही स्टार्टेड हिज ओन मूवमेंट टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट मोर। मुस्लिम्स चूंकि उस एग्रीमेंट की वजह से कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो मुस्लिम्स ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर ऑब्वियसली नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, हुकूमत के साथ अदम ताउन, टू क्विट द गवर्नमेंट जॉब्स, नॉट टू ज्वाइन आर्मी, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, boycott of courts, not to send the children to educational institutes and renounce the titles given by the Britain government। हुकूमत के साथ अदम ताउन किया जाए, मुसलमान सरकारी मुलाजमतों को तर्क कर दें, मुसलमान फौज में शामिल ना हो, बरतानवी मसनूआत का, बरतानवी अशिया का बायकॉट किया जाए, अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में ना भेजा जाए, अदालतों का बायकॉट किया जाए और हुकूमत की तरफ से जो खिताबात दिए गए हैं वो वापस कर दिए जाएं और इस तरह से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाए। आफ्टरवर्ड्स बाद के पॉलिटिकल इवेंट्स जो थे उन्होंने ये चीज प्रूव की कि दिस वाज अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ गांधी और इसकी वजह से मुसलमानों को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ी बहुत उनके पास बाकी रह भी गई थी वो उन्होंने छोड़ दी। एजुकेशनली ऑलरेडी वो एक डिफरेंस था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो और ज्यादा क्रिएट हुआ और इस तरह के डिफरेंट इश्यूज जो हैं ये सामने आए। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज हिजरत मूवमेंट। इन द सेम ईयर 1920 some Muslim religious scholars issued a fatwa that subcontinent is Darul Harb, दार जगह या घर, हर्ब जंग। कुछ उलमा ने यह फतवा दे दिया कि बरे सगीर जंग की जगह है, फितना और फसाद यहां पर फैला हुआ है। सो इट इज नॉट परमिसिबल फॉर मुस्लिम्स टू लिव अंडर द ब्रिटेन गवर्नमेंट। मुसलमानों के लिए जायज नहीं है कि वो यहां पर रहें, बरतानवी हुकूमत के मातहत रहें, इसलिए मुसलमानों को दारुस्सलाम किसी अमन की जगह की तरफ हिजरत कर जानी चाहिए। So thousands of Muslim families sold their belongings, their properties, houses, households and they migrated to अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तरफ हिजरत की गई, लेकिन अफगान हुकूमत ने अपने मुल्क में दाखिले की इजाजत ना दी। And when the Afghan government did not allow them the entry, they had to return back and they were completely torn and worn। यहां से वो अपनी सारी belongings ऑलरेडी बेचकर चले गए थे और अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। In the meantime, the Institute of Khilafat was abolished by मुस्तफा कमाल अतातुर्क। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत का इदारा खत्म कर दिया, जिसे फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की भी कहा जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज एमसीक्यू मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, या ये पूछा जा सकता है कि खिलाफत का इदारा किसने खत्म किया। सो इवेंचुअली जब खिलाफत का इदारा खत्म हुआ तो ऑल दीज मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली डाइड।
खुद ब खुद ये सारी तहरीकें खत्म हो गई। इसके बाद आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। एक तो ये डेट एज एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रेजेंट की गई। कांग्रेस के एक लीडर थे पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई और प्रेजेंट की। एंड इन दैट रिपोर्ट कांग्रेस रिजेक्टेड द लखनऊ पैक्ट एज वेल एज सेपरेट इलेक्टोरेट। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, मिसाके लखनऊ, उसको मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। उनका कि हम इसको नहीं मानते हैं, फर्दर ऑन हम इस पर एग्री नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली उसी के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को भी जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था 1916 में, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। ड्यू टू दिस द रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स डिस्टर्ब्ड, क्योंकि विदाउट एनी ऑब्वियस एंड प्रॉपर रीजन एन एग्रीमेंट वाज डिनाइड which was very much helpful for Muslims, जिससे मुस्लिम्स को उनके राइट्स कुछ हद तक मिलने की उम्मीद थी और मिल रहे थे। जब उसको नजरअंदाज किया गया, उसको मुस्तरद करने का ऐलान किया गया, तो अल्टीमेटली हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात आपस में खराब होना शुरू हो गए। ये नेहरू रिपोर्ट का पॉइंट एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहां तक हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अब नेहरू रिपोर्ट के बाद फिर आगे फर्दर क्या हुआ, यहां से ऑनवर्ड्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने में ये लेक्चर आपके लिए काफी मददगार रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चंद ही दिनों के बाद, कुछ ही अरसे में, और तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।